अस्सलाम वालेकुम। माय टॉपिक इज़ अबाउट द ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज वर द टू साइंटिस्ट ज़ोलिंगर एंड एलिसन हु डिस्कवर्ड इट। ओके, तो इस वजह से इसको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। नाउ दैट कि इसमें होता क्या है कि वी हैव द स्टमक, इसके ऊपर वाला पोर्शन जो होता है दिस इज़ नोन एज फंडस, देन दिस इज़ अ बॉडी एंड दिस इज़ द एंट्रम ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी पता होगा कि जो फंडस होती है इसमें कौन से सेल ज़्यादा होते हैं? पेराइटल सेल ज़्यादा होते हैं। चीफ सेल्स जो होते हैं वो फंडस में ज़्यादा होते हैं, पेराइटल सेल्स फंडस में ज़्यादा होते हैं। और जो एंट्रम का रीजन होता है यहाँ पे कौन से सेल ज़्यादा होते हैं? जी सेल्स ज़्यादा होते हैं। और जी सेल्स का क्या काम होता है? गैस्ट्रिन रिलीज़ करना। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिन होगा उसका वो क्या करता है? गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा होता है कि वो पेराइटल सेल्स को कहता है कि तुम जो है वो एसिड रिलीज़ करो। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है। जी सेल्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं? एंट्रम में होते हैं। ठीक है, वो गैस्ट्रिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। और गैस्ट्रिन क्या कर रहा होता है कि एसिड रिलीज़ करवाता है कहाँ से? पेराइटल सेल्स में। अब फॉर एग्जांपल होगा क्या यहाँ पर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में कि गैस्ट्रिनोमा बन जाएगा। इसका नाम वैसे गैस्ट्रिनोमा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ज़ोलिंगर एलिसन अपने नाम पे रख लिया। ठीक है, लेकिन होता यहाँ पे क्या है? गैस्ट्रिनोमा होता है। जो जी सेल्स होते हैं उनका ट्यूमर बन जाता है। अब गैस्ट्रिनोमा जो होता है वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग ट्यूमर है। मीन्स यहाँ पे गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो मैंने बताया एसिड ज़्यादा रिलीज़ होगा। एसिड कहाँ से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है? पेराइटल सेल से। और रिजल्टेंटली वहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से आपको पता है क्या बनते हैं वहाँ पे? अल्सर्स बन जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे स्टमक में जो है प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे म्यूकोसल बैरियर होता है एक्सेट्रा। लेकिन एसिड अगर नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो हमारी स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ठीक है, ड्यूडेनम की वॉल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा एंड रिजल्टेंटली वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे। पहले इरोजन्स होंगी, फिर वो अल्सर्स में कन्वर्ट होंगे। अल्सर जब डीप जाएंगे तो हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में देखा था कि वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेजल्स को इरोड करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी विल स्टडी इन द ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इस फिगर में भी आपको यही दिखाया हुआ है कि गैस्ट्रिनोमा बना हुआ है, उसकी वजह से HCl ज़्यादा हो रहा है और रिजल्टेंटली वहाँ पे अल्सर बन रहे हैं। इस तरह से हमें पेप्टिक अल्सर जो होता है वो नज़र आ रहा होता है ऑन द एंडोस्कोपी। ठीक है, ये इस तरह से। तो इसमें जो ट्रायड बनता है गैस्ट्रिक, इसमें जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का ट्रायड होता है जिसमें एक नंबर 1 पे क्या हो रहा है? गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि ठीक है, ट्यूमर्स बन रहे हैं। ट्यूमर्स की वजह से एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है गैस्ट्रिनोमा की वजह से, और एसिड ज़्यादा होने की वजह से पेप्टिक अल्सर बन रहा है। सो दिस इज़ द ट्रायड। अगेन ये यहाँ पे भी वही बताया हुआ है कि ट्रायड बन रहा है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एक बेसिक इन्वायरमेंट में जो है ना एक्टिवेट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब एसिड हाइपर सिक्रीशन होगी तो उसकी वजह से जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे वो वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने जो डाइजेशन एक करनी थी, हमारे फैट्स थी, हमारी चीज़ों की, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इट विल रिजल्ट इन द मैल एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया एंड स्टेटोरिया। ओके, सो अगेन द ट्यूमर एंड द पेप्टिक अल्सर्स। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ होती है? ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने सर्जरी करनी है किसी भी ट्यूमर की तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है। तो उसकी लोकेशन क्या होती है? मोस्टली जो गैस्ट्रिनोमाज होते हैं वो इस गैस्ट्रिक ट्राइंगल में होते हैं। गैस्ट्रिक ट्राइंगल नहीं, गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल। ठीक है, गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल क्या होता है कि ये ऐसे ट्राइंगल बनता है जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है फिगर में कि इसमें 3 चीज़ें आ रही होती हैं। एक जो है वो हमारी सिस्टिक डक्ट आ रही होती है गॉल ब्लैडर की। दूसरी होती है पैंक्रियास की जो नेक होती है और बॉडी होती है, वो आ रहा होता है। और तीसरा हमारा ड्यूडेनम जो होता है उसकी सेकंड और थर्ड सेगमेंट्स, या हम कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ नाउन एज द गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल। ठीक हो गया। सो यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल। यहाँ पे देखें ये गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है ये वाली। ठीक है, सिस्टिक डक्ट है। और उसके बाद जो है दूसरी आ जाती है हमारी जो है ये ड्यूडेनम का सेकेंड या थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट भी आ रहा है थोड़ा सा ना, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट या सेकेंड पार्ट या सेकेंड या थर्ड पार्ट। ठीक है, लैटरल 2/3 ऑफ द ड्यूडेनम उन्होंने बताया हुआ है। और लास्टली वी हैव द बॉडी एंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल में आ रही होती हैं। अब जो हमारे मोस्टली 90% ट्यूमर्स होते हैं वो इस गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल में होते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वाली फिगर आपको याद है जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ी थी पैथोलॉजी में, कि मैन 1 होता है, मैन 2A 2B होते हैं, ये हमारे होते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया जब हो जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से ये जो है बनते हैं। ठीक है, तो अब मैन 1 की स्टेट को देखें कि यहाँ पे वी हैव द पिट्यूटरी एडिनोमा होगा, पेशेंट को 3 P's होंगे। ठीक है, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड एंड पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स हैं उनकी बात की जा रही है कि पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि बॉडी एंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास जो होता है उसके अंदर से जो है वो ट्यूमर बनता है, गैस्ट्रिनोमा वहाँ पे भी बन सकता है ना। तो कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो मैन 1 के होते हैं लोग, ठीक है, उनके पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स कभी कभार गैस्ट्रिनोमास की फॉर्म में अपेयर हो जाते हैं। सो दे रिप्रेजेंट एज मैन 1। ठीक है, मैन 1 के अंदर उनको गैस्ट्रिनोमा होगा। यहाँ पे भी देखें बहुत अच्छी एक फिगर है कि यहाँ पे ये मैं आपको ना लास्ट में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज्ड गैस्ट्रिन है गैस्ट्रिनोमा के अंदर से, और वो जो गैस्ट्रिन होता है वो क्या करता है कि यहाँ से जो होते हैं एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है। और एसिड की प्रोडक्शन, जब यहाँ पे ये बता देती हूँ, एसिड की प्रोडक्शन जो है पेराइटल सेल से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, गर्ड हो जाएगा, एसोफिजाइटिस हो जाएगा, हार्ट बर्न हो जाएगा, इस तरह के केसेस आ रहे होंगे। ठीक है, और यहीं से अगर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो दूसरा काम क्या होगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे जिनको बेसिक मीडिया चाहिए था फॉर एक्टिवेशन। ठीक है, और उसकी वजह से फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया होना शुरू हो जाएगा, फैट आना शुरू हो जाएगा, स्टीटोरिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो अल्सर्स बनना शुरू हो गए स्टमक में, तो स्टमक ब्लीड करेगा, अंदर ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगी जो इसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। ठीक है, और इट कैन लीड टू परफोरेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अल्सर। ठीक है, तो ये सारी एक कहानी होती है जो गैस्ट्रिनोमाज में चल रही होती है। अगेन यहाँ पे भी आपको ट्रायड दिखाया हुआ है, ये भी देख लें। इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई हुई इन्होंने कि जो वैसे तो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ना, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो बने होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेप्टिक अल्सर्स होते हैं जो रिकरेंट हों, मतलब कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया लेकिन उससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, पेप्टिक अल्सर ट्रीट ही नहीं हो रहे। ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा वो मल्टीपल हो, कहीं कहीं बने हो, कहीं कहीं। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी पेप्टिक अल्सर बना हुआ है। ठीक है, और अल्सर्स एट द अनयूजुअल प्लेसेस, तो मैंने आपको बताया कि वैसे तो जो अल्सर्स बनते हैं ये वाले, ये ड्यूडेनम में, स्टमक में ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर जेजुनम के अंदर हमें अल्सर्स मिल जाएं तो इट मीन्स के ये कोई ख़तरनाक बात है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, मल्टीपल अल्सर्स आपको मिल जाएं, ठीक है, और जेजुनम के अंदर मिल जाए, मतलब कि ये आपका पैथोग्नोमिक साइन होता है कि जेजुनम के अंदर आपको अल्सर मिल रहा है जो कि नॉर्मली नहीं होता। और तीसरी बात, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से पेप्टिक अल्सर्स ठीक ही नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, ठीक है, उसको देखते हुए हम सोचेंगे पेशेंट के अंदर कहीं गैस्ट्रिनोमा तो नहीं है, जिन्होंने ये अल्सर्स, जिसने अल्सर्स बनाए हुए हैं ये वाले, क्योंकि नॉर्मली तो नहीं ऐसे होता था। तो ये देखिए बुक से देख लेते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की, जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं ड्यूडेनम के अंदर या पैंक्रियास के अंदर, जो मैंने आपको बताया गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल के अंदर होते हैं, जहाँ पे गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज होता है रिजल्टिंग इन द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, और ट्रायड किस चीज़ का होता है, पेप्टिक अल्सरेशन का, हाई गैस्ट्रिक हाइपरसिक्रीशन का और गैस्ट्रिनोमा का। ठीक हो गया, इसको नॉन बीटा सेल आइलेट ट्यूमर पैंक्रियास भी कहते हैं, क्योंकि बाकी जो पैंक्रियास के ट्यूमर्स होते हैं वो बीटा सेल से इंजुलिनोमा वगैरह बनते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको बताया कि ये जो पेशेंट ऐसे कंप्लेन करे, ऐसे पेप्टिक अल्सर के साथ आए जो लार्ज हो, रिकरेंट हो, दवाइयों से जो है वो ना जा रहा हो, या अनयूजुअल साइड्स पर हो, जैसे जेजुनम के अंदर मोस्ट कॉमन, अगर मतलब ये पैथोग्नोमिक होता है, एसोफेगस में जो नॉर्मली अल्सर नहीं होता वहाँ पे बनना शुरू हो जाए, या डिस्टल डेनिनम में, क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स ऑफ डिडेनम होते हैं, ये आप याद रख लें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि सेकंड या थर्ड में होते हैं फर्स्ट या सेकंड में, तो ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है जो फर्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, वहाँ पे आप याद रख लें फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन। तो अगर आपको डिस्टल डिडेनम में अल्सर्स मिलना शुरू हो जाए, जेजुनम में मिलना शुरू हो जाए, एसोफेगस में मिलना शुरू हो जाए, मल्टीपल हो, ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया होता है कि यू विल गो फॉर द डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशंस फॉर द गैस्ट्रिनोमा। ठीक है, अब इसकी जो एसोसिएशंस होती हैं वो मैंने आपको बताया कि ये मैन 1 के साथ एसोसिएटेड होता है, और मैन 1 में क्या हो रहा होता है, 3 P होते हैं, एक हमारा जो है पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, साथ में पैराथायरॉयड का ट्यूमर होगा, और साथ में पैंक्रियाटिक ट्यूमर इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिनोमा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको जो है मैन 1 के होंगे, ऑब्वियसली उनके अंदर पिट्यूटरी साइंस भी आएंगे, उनके अंदर जो है पैराथायरॉयड के साइंस भी आएंगे, ऐसा ही होगा।
तो अब उनका जो पैराथायरॉयड ट्यूमर भी होगा और उनका गैस्ट्रिनोमा भी होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर पैराथायरॉयड ट्यूमर होने की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पीटीएच हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होगा, ठीक है। और जब पीटीएच ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों में आपको मिल सकता है कि उनकी हम जब इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो उनके पास जो है वो कैल्शियम ज़्यादा हो, उनके पीटीएच हार्मोन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको हाइपर कैलेसीमिया पेशेंट में मिल गया है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो ये जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के लोग होते हैं ना, इनके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो एब्डोमिनल पेन का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो सेकंड कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? क्रोनिक डायरिया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक्टिवेशन नहीं हो पा रही। इसके अलावा क्या हो रहा होगा? वेट लॉस हो रहा होगा, ऑब्वियसली मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है उसी वजह से, जैसे डायरिया हो रहा था इसी तरह वेट लॉस के साथ पेशेंट्स आएंगे। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो एब्डोमिनल पेन होता है, फिर डायरिया होता है और फिर वेट लॉस होता है। और इसके बाद क्या, इसके अलावा पेशेंट जो है गर्ड के सिम्टम्स के साथ आ सकता है बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि एसिड तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से फिर इस तरह हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट नोज़िया वॉमिटिंग के साथ आ सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स जिसके साथ पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग टू यू। अब हम कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन जो हमने इसमें करनी होती हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रिनोमा है तो इसमें गैस्ट्रिन का लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहला टेस्ट हम करवाएंगे, गैस्ट्रिन लेवल्स चेक करवाएंगे, ठीक है। गैस्ट्रिन का जो लेवल होता है वो नॉर्मली हमारा जो है वो होता है 100 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। 100 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होता है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर हमारा गैस्ट्रिनोमा होगा तो ये 10 to 1000 फोल्ड ज़्यादा हो सकता है। तो हमने गैस्ट्रिन के लेवल्स चेक कर लिए, हाई सीरम गैस्ट्रिन लेवल्स आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो होता है वो सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। इसका क्या होता है, सिक्रीटिन करता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो एसिड ज़्यादा होता है, तो सिक्रीटिन क्या करता है, हमारे पैंक्रियास को कहता है कि प्लीज़ आप जो है ना वो रिलीज़ कर दें, कि आप बाइकार्बोनेट रिलीज़ कर दें और अपने एंजाइम्स रिलीज़ कर दें, ठीक है। क्योंकि एसिड ज़्यादा हो गया, प्लीज़ आप बाइकार्बोनेट रिलीज़ करें ताकि जो है ना हमारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए और जो हमने खाना खाया है वो भी सारा डाइजेस्ट हो जाए एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। और साथ में दूसरा काम जो सिक्रीटिन का हो रहा होता है नॉर्मली वो ये होता है कि गैस्ट्रिन के लेवल को कम कर रहा होता है। यहाँ पे वी आर कंसर्न विद द गैस्ट्रिन, जो इसका होता है काम कि ये सिक्रीटिन जो होता है ये गैस्ट्रिन लेवल्स को कम करता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो लोग होंगे हमारे गैस्ट्रिनोमास के, ठीक है, तो इससे हमारा जब हम ऐसे लोगों को सिक्रीटिन देंगे, ठीक है, तो उनका जो गैस्ट्रिन लेवल नॉर्मली कम होना था, ठीक है, नॉर्मली उन लोगों में कम होना था, वो गैस्ट्रिन लेवल कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि गैस्ट्रिनोमा बना हुआ है वो तो गैस्ट्रिन रिलीज़ करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन का लेवल जो नॉर्मली सिक्रीटिन से कम होना था, अब सिक्रीटिन देने की वजह से भी वो कम नहीं होगा बिकॉज ट्यूमर बना हुआ है उसका, ठीक है, वो तो कम हो ही नहीं सकता। तो एक हमें ये पता चल जाता है कि अंदर कोई गैस्ट्रिन का ट्यूमर बना हुआ है। दूसरा हमें ये पता चल जाता है सिक्रीटिन देने से कि हमारा पैंक्रियाज जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि सिक्रीटिन देने से क्या होना था, हमारे एसिड ने हो जाना था क्या, न्यूट्रलाइज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट, ठीक है। और हमारे जो खाना था वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाना था। लेकिन वो जो डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन और जो एसिड की जो गर्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं या एसिड के अपने जो सिम्टम्स आ रहे हैं दर्द वगैरह के, ठीक है, वो कम नहीं होगा। इट मीन्स कि पैंक्रियाज जो होता है वो काम नहीं कर रहा इन रिस्पॉन्स टू सिक्रेटिन, पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ट्यूमर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मतलब वो पैंक्रियाज अपना काम नहीं सही कर रहा एसिड की ज़्यादा होने की वजह से। तो सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपने पेपर में लिखना है तो जस्ट हेडिंग्स लिखनी है, इनकी जो डिटेल होती है वो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए होती है। तो जो सिक्रीटिन होता है वो आपका जो है वो सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट कर लेते हैं आप। फिर आपका होता है थर्ड चीज़ कि क्योंकि गैस्ट्रिन की वजह से जो एसिड है वो भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिन की वजह से एसिड भी ज़्यादा हो रहा है। तो आपने बेजल मींस कि आपका जो बेजल मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बेजल स्टेट चल रही है, आपकी स्टेट चल रही है रेस्ट की आपकी बॉडी में, उसमें आपका एसिड आउटपुट कैसा चल रहा है। तो बेजल एसिड आउटपुट आप चेक कर लेते हो कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द एसिड। तो यहाँ पे ये जो हमारा होगा इसमें जो है गैस्ट्रिनोमा में ऑब्वियसली एसिड ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। फिर आप ऑब्वियसली अगर मेन को रूल आउट करना है तो आप कैल्शियम के लेवल चेक करवाओगे बॉडी में, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स के लेवल चेक करवाओगे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो अगर ट्यूमर को आपने देखना है तो आप क्या करवाते होते हो, सीटी स्कैन करवा लेते हो, एमआरआई करवा लेते हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप करवा लेते हो,
ठीक है। लेकिन इसमें जो आपने मोस्टली लोकलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर के लिए करना होता है, एक होता है अल्ट्रासाउंड, बाहर से एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो एज सच आपका जो है वो हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपने याद रखना है, पुट अ स्टार ओवर इट ऑन योर बुक, कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू लोकलाइज द ट्यूमर। ठीक है, उसमें हम एंडोस्कोप अंदर डालते हैं और अंदर से जाके देखते हैं कि ट्यूमर किधर पड़ा हुआ है, ज़रा मैं निकालूँ इसको बाहर सर्जरी करके। ठीक है, ये जिस तरह भी ठीक हो गया। फिर आपको ऑक्ट्यूटाइड स्कैन होता है। ऑक्ट्यूटाइड स्कैन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है इसमें। जो हमारे ये ट्यूमर्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, लाइक जैसे गैस्ट्रिनोमा हो गया। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना, इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग रिसेप्टर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना, अब जब हम ऑक्ट्यूटाइड देते हैं तो ऑक्ट्यूटाइड इटसेल्फ इज अ सोमैटोस्टेटिन एनालॉग। तो वो जो रिसेप्टर्स होंगे सोमैटोस्टेटिन के, उसके साथ जाके ऑक्ट्यूटाइड जो होता है वो जाके अटैच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ना हमारी एक इस तरह की जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो जो है ये जो हमारा रेडियोलॉजिकल स्कैन होता है, जैसे ये देखें टेक्नीशियम 99 एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसके साथ हम ऑक्ट्यूटेड देते हैं और जहाँ पे ट्यूमर होता है वहाँ पे ऐसे जो है वो ये शो करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ द ऑक्ट्यूटाइड स्कैन। ठीक है, इस तरह से ये देखें गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल के अंदर आपको नज़र आ रहा है। So we can do the endoscopic ultrasound, which is an investigation of choice to localize the tumor. Then we can do the CT scan. You can, ठीक है, and then again the CT scan, MRI. This is the whole as endoscopic view and the octreotide scan. अच्छा, अब हम जो है ना ये ट्यूमर्स को देखते होते हैं, अब ये इन चीज़ों से हमें लोकलाइज़ नहीं होता ट्यूमर। हमने ऑक्ट्यूटाइड स्कैन भी कर लिया, हमने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कर लिया, CT MRI भी कर लिया, लेकिन हमें लोकलाइज़ नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली ट्यूमर है कहाँ। ठीक है, तो फिर वो हम क्या करते हैं कि हम एक्सप्लोरेशन करते हैं लिवर से लेके पेल्विक फ्लोर तक। ठीक है, पेल्विक फ्लोर तक सारी देखते हैं कि कहाँ पे ट्यूमर है। बहुत अंदर जाके जो है ऑपरेशन के दौरान हमें जो है वो करना पड़ता है, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम जो है वो सारा लिवर से लेके पेल्विक जो हमारा फ्लोर होता है वहाँ तक सारी एक्सप्लोरेशन करते हैं। अगर फिर भी हमें ट्यूमर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं कि ड्यूडेनम जो होता है ना उसको थोड़ा सा काट के देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ड्यूडेनल गैस्ट्रिनोमा है, तो यहाँ से हमने एंटीरियर ड्यूडेनोटमी की और फिर हमने ट्यूमर को जो है ना फाइंड आउट कर लिया और फिर वी विल ट्रीट इट। डायग्नोसिस हमने कर लिया है, जिस तरह से बताया वही वही हेडिंग्स लिखनी है। अब ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देते हैं कि जो है PPIs देते हैं। ठीक है, PPIs देते हैं। ट्यूमर बना हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ किया हुआ है, तो हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देते हैं। हाई डोज के अंदर ओमेप्राजोल देते हैं 60 मिलीग्राम्स डेली। ठीक है, और अगर तो लोकलाइज डिजीज़ है तो फिर हम उसको वहाँ से सर्जिकली रिसेक्ट कर देंगे, उसको फाइंड आउट करके कि वेयर इज़ अ ट्यूमर। और अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है तो फिर हम क्या करते हैं कि लाइफ लॉन्ग PPI थेरेपी देते हैं, क्योंकि वो अब जो है लोकलाइज तो है नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मेन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आप क्या करोगे। जो मेन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पैंक्रियास का भी ट्यूमर है, उनके अंदर पैराथायरॉयड भी ट्यूमर है। ठीक है, उनके अंदर जो है वो पिट्यूटरी का भी ट्यूमर है। और जो इनके गैस्ट्रिनोमास बने होते हैं, सबसे खतरनाक बात, वो एक नहीं होते, वो बहुत होते हैं। ठीक है, मल्टीपल होते हैं, जगह जगह पे बने होते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, तो अब आप फॉर एग्जांपल आपने ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया, फिर भी इतने ज़्यादा बने होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, तो आपको सर्जरी करने का फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों में जो मैन बन के होते हैं उनके अंदर आप क्या करते हो कि आप उनके अंदर लॉन्ग जो हाई डोज PPIs देते हो। उनके अंदर आप सर्जिकल रिसेक्शन तो कर नहीं सकते क्योंकि लोकलाइज तो है नहीं है और इतने ज़्यादा ट्यूमर्स हैं। और फिर इन लोगों का जो है ना आप पैराथायरॉयडेक्टमी भी कर देते हो। ठीक है, मैन वन के जो लोग होते हैं इनके अंदर आप पैराथायरॉयड भी रिमूव कर देते हो, क्योंकि पैराथायरॉयड इतना ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ कर रहा है और कैल्शियम अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और कैल्शियम जो होता है ये जो है अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फिट्स वगैरह करवा सकता है। सो यू हैव टू रिमूव द पैराथायरॉयड इन द मैन वन पेशेंट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सेस एसिड, अगर बहुत ज़्यादा एसिड है तो फर्स्ट लाइन आप जो है PPIs देते हो और दूसरा आपका होता है ऑक्ट्यूटाइड। ठीक है, ऑक्ट्यूटाइड देते हो जो सोमैटोस्टेटिन होता है, ऑब्वियसली वो सारे जो साइंस होंगे उनको कम करेगा। ठीक है, और जो आपका होता है 3 चीज़ें होती हैं, जेजुनल अल्सर अगर आपको मिल जाए, स्फीयर इसोफिजाइटिस मिल जाए और परसिस्टेंट सेक्रेटरी डायरिया हो। ठीक है, सेक्रेटरी डायरिया ऐसा होता है जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आ रहा होता है। तो 3 चीज़ें जो होती हैं, दिस इज़ एक्चुअली जो कि आपने देखनी होती हैं इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस।
ओके, जो लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इसमें से, वो ये कि जब हमने गैस्ट्रिन लेवल चेक करना होता है ना इन लोगों का, जो मैंने आपको बताया था, तो वो जो गैस्ट्रिन लेवल होता है उसको चेक करने से पहले आपने 2 हफ्ते पहले तक, मतलब कि 2 हफ्ते तक आपने जो है पीपीआईज़ को रोक देना है, ठीक है। क्योंकि पीपीआईज़ जो होते हैं वो एक्चुअली आपके एसिड को कम कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिन लेवल को। उसके एसिड कम होगा तो गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा कि मैं एसिड ज़्यादा रिलीज़ करूँ, ठीक है। तो आपने पीपीआईज़ को 2 हफ्ते तक रोक के फिर जो है गैस्ट्रिन लेवल चेक करना है, क्योंकि उससे तो आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने देखना है। और ये किन लोगों में ज़्यादा मिल रहा है आपको, 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में। डेविडसन की कुछ चीज़ें देख लें, ठीक है, कोई पॉइंट मिस ना हो आपका। 90% ऑफ द ट्यूमर्स अकर इन द पैंक्रियाटिक हेड और द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनल वॉल, तो ये याद रखना है। और ये स्क्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट में क्या होता है, पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन द गैस्ट्रिन होता है ऑन द स्क्रीटिंग, ठीक है, स्क्रीटिन देने की वजह से। और एक चीज़ कि ये जो हम दे रहे होते हैं ना ऑक्ट्रियोटाइड, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये सोमेटोस्टेटिन होता है ना, इसने गैस्ट्रिन स्क्रीशन कम करनी होती है, तो इस वजह से ये फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने कहा कि डेविडसन की भी कुछ जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं वो हम कवर कर लें, ताकि कोई भी हमारा पॉइंट जो है ना वो मिस ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम।